एक्टिविस्ट प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दशकों तक प्रोफेसर रहे और आज हमारे सीनियर फेलो हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में। वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर आनंद कुमार हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज कम से कम इस वेबिनार के माध्यम से ही एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर वो हमारे सम्मुख अपनी बात रखने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और हमारा संविधान। प्रोफेसर आनंद कुमार चंद उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद का 1960 के दशक से लेकर और अभी तक का पूरा समय लगभग स्वयं अपनी आंखों से देखा भी है, उसको एक्सपीरियंस किया है और उसके बारे में चिंतन मनन भी किया है, लेखन भी किया है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि उनके विचार इस विषय के बारे में हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के सामने एक राष्ट्र के रूप में तमाम प्रकार की चुनौतियां रही हैं और आज भी हैं। हमने राष्ट्र के निर्माण का जो कार्य बहुत पहले प्रारंभ किया था, आजादी के बाद उस राष्ट्र निर्माण के कार्य में हमारे संविधान की प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि ये हमारा संविधान ही है जिसने हमारा जो राजनीतिक ढांचा है, हमारी जो राजनीतिक प्रैक्टिसेस हैं और जो इस प्रकार की दूसरी चीजें हैं जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनकी अवधारणा पैदा करता है। तो इसलिए ये आज का जो विषय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और हमारा संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बिना और देर किए हुए मैं श्री प्रोफेसर आनंद कुमार जी का स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना भाषण प्रारंभ करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि मिश्रा जी। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि मैं नेहरू पुस्तकालय और संग्रहालय के माध्यम से अनेकों जगहों पर जो सरोकारी व्यक्ति हैं, समाज वैज्ञानिकों से लेकर के सजग नागरिकों तक, उनके बीच में भारत की राष्ट्र निर्माण की मौजूदा चुनौतियां और हमारा संविधान पर कुछ बातें आपके विचारार्थ रखूं। इस विषय पर एक लंबे अरसे से मुझे काम करने का मौका मिला है और कई स्तरों पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्मेलनों से लेकर के भारतीय समाजशास्त्र परिषद तक में इस पर संवाद का सौभाग्य मिला था। आज भी मैं आशा करता हूं कि आप सब जो इस 26 जून की दोपहर में अपना समय निकाल करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ प्रासंगिक सवाल और जिज्ञासाएं मिलेंगी जिससे मेरा अपना सोच और स्पष्ट हो सके और मेरी समझ में और बढ़ोतरी हो सके। सबसे पहली बात तो संविधान और राष्ट्र निर्माण को लेकर के ही है। समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए संविधान एक सामाजिक दस्तावेज होता है जो एक निश्चित देश काल पात्र के संयोग से एक देश के लोग उसको अपना मार्गदर्शक आधारशिला बनाते हैं। और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जो एक आधुनिक प्रक्रिया है, राजवंशों का संविधान नहीं होता था, उनकी आचार संहिता होती थी, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है या भीष्म का शांति पर्व है या अन्य देशों की इसी तरह की परंपराएं हैं, ज्ञान की परंपराएं, विमर्श, सत्ता विमर्श। लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संदर्भ में संविधान एक आधारशिला के तौर पर 19वीं 20वीं शताब्दी की देन है। और भारतीय संविधान के बारे में तो कहा जाता है कि ये स्वाधीनोत्तर दुनिया का औपनिवेशिकता से बाहर निकले हुए अनेकानेक देशों का जो 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं, लैटिन अमेरिका से लेकर के अफ्रीका और एशिया तक, उनमें ये सबसे सुंदर
दस्तावेज बना है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माताओं को अपने से पहले के 1946 के पहले तक के जितने स्वाधीन राष्ट्र थे, आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर के सोवियत संघ तक, उनके संविधानों को देखने का मौका मिला था। और उस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, और जो भारत में राष्ट्रीयता का विमर्श था, स्वराज का विमर्श था लगभग 90 बरस का, उसको भी 1857-60 से शुरू करें और 1947 तक का, उसमें भी कुछ राष्ट्रीय सहमतियां बनी थी, कुछ सरोकार बने थे, और एक सपना बना था कि स्वराज का मतलब क्या होगा, स्वराज में राज्य कैसा होगा, समाज कैसा होगा, नागरिक कैसे होंगे, गांव कैसा होगा, शहर कैसा होगा, केंद्र कैसा होगा, देश प्रदेश कैसा होगा। इस सारी कल्पना पर एक लंबा विमर्श चला था। कई कमिटियां उस बीच में, देशी विदेशी, मोतीलाल नेहरू कमेटी से लेकर साइमन कमीशन और मॉडल मिंटो रिफॉर्म से लेकर के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिकता प्रामाणिक है, लेकिन जैसा किसी भी देश के अनुभव में होता है, संविधान पत्थर की लकीर की तरह नहीं होता, एक वो ढांचा होता है और उसमें बदलते समय की जरूरतों के हिसाब से नई जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ बदलाव भी होते रहते हैं। इस मायने में भारतीय संविधान का लचीलापन भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि अभी 70 साल में ही हम लोगों ने 110 से ज्यादा संशोधन किए और अभी कई संशोधनों की मांग होती रहती है। दूसरी तरफ जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये भी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के जन्म के पहले की है, जिसमें खासतौर पर 17वीं शताब्दी में जर्मनी के शहर वेस्टफेलिया में संघर्षरत यूरोपीय सामंतों ने जब आपस में समझौता किया 1648 में, और एक दूसरे की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता का सम्मान करने का आश्वासन दिया, तो वहां से एक नए तरह का राजनीतिक व्याकरण तैयार हुआ, जिसके केंद्र में राजनीतिक स्थिरता, अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा और शांति की तलाश थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से शुरू कहानी भारत के लिए अत्यंत दिलचस्प थी, क्योंकि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता के निर्माण में 5 बड़ी बाधाएं थी। उन्हीं 5 बड़ी बाधाओं को हम आज जब सामने रखेंगे तो आज की चर्चा का प्रसंग बनेगा। सबसे बड़ी बाधा तो यही थी कि भारत में यूरोप की तुलना में राष्ट्र का आधार संस्कृति के स्रोतों से लेना मुश्किल था। यूरोप में अधिकांश राष्ट्रों का जन्म भाषाई एकरूपता के आधार पर हुआ। जर्मन भाषा बोलने वाले एक साथ हो जाओ, ऐसा बिस्मार्क ने दबाव बनाया और जर्मन राष्ट्र का जन्म हुआ। फ्रांसीसी बोलने वालों के आधार पर फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन ने बनाया, और बाद में फ्रांसीसी राष्ट्र की भी रचना में भाषा का केंद्रीय तत्व था। अगर भाषा को हम आधार बनाते तो भारत में वैसे ही मशहूर है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी। तो भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाने में जो हमारा भूगोल था, उसमें भाषा के आधार पर एक सिकुड़न आ जाती। भाषाई आधार पर राष्ट्रीयता की परिभाषा करना कठिन। कुछ अन्य राष्ट्रों में धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता को परिभाषित किया गया, और उसके पहले धर्म के आधार पर सत्ता भी थी। तो लोकतंत्र के पूर्व और लोकतंत्र के बाद धर्म के आधार पर एकता की कल्पना, और उसके अंदर जो एक शक्ति होती है एकता की धर्म के अंदर, उसका इस्तेमाल करना भारत के लिए यह भी संभव नहीं था, क्योंकि भारत दुनिया का वो अनूठा राष्ट्र है जहां दुनिया के सभी धर्मों का बड़ा या छोटा आकार में योगदान है। और 2 धर्म तो बहुत विराटकाय हैं, हिंदू और मुसलमान, और उसके बाद फिर सिख धर्म जो नया धर्म था, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म का तो जन्म ही भारत में हुआ, जैन धर्म तो भारत का ही उद्गम केंद्र मानता है, और फिर पारसी और बहाई और जितने धर्म, यहूदी, आप नाम लीजिए और वो सब यहाँ पर हैं।
तो धर्म के आधार पर भी राष्ट्रीयता का बनना मुश्किल था। एक तीसरा है भौगोलिक आकार, क्षेत्रीयता, टेरिटोरियलिटी, और यह बड़ा प्रामाणिक आधार है। लेकिन भारत का जो ढांचा औपनिवेशिक इतिहास के कारण बना था, 200 बरस में अंग्रेजों ने बहुत कुछ कब्जे में लिया, लेकिन तब भी 600 छोटी बड़ी रियासतें थी जिनका अपना झंडा था, अपना राजा या नवाब था। उसमें बड़ी रियासतें भी थी जो आकार में इंग्लैंड से भी बड़ी थी, और उन सबको समेटना किसके बूते का काम है, ऐसा लोग पूछते थे। और उस समय के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शिखर पुरुष और स्त्रियां कहते थे कि तुम चिंता नहीं करो, तुम हमको छोड़ो, हम एक दूसरे को जोड़ लेंगे। लेकिन तब भी जब भारत संविधान बनाने के लिए इकट्ठा हुआ तो संविधान सभा में यह कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के अलावा रियासतों के प्रतिनिधियों की भी जरूरत हो, और रियासतों के लिए जगह बनाई गई संविधान सभा। और यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था कि आजादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, हम किस रूप में निकलेंगे। तो टेरिटोरियलिटी यानी क्षेत्रीयता को भी आधार बनाना कठिन था, क्योंकि वो बहुत ही अस्पष्ट था। अंग्रेजों ने तमाम हमले करके, तमाम युद्ध करके समझौते किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के माउंटबेटन के बीच में, लेकिन उन समझौतों की प्रामाणिकता, उनकी मर्यादा, उनकी वैधता, जो पिटे थे, जो दबाए गए थे, उनके निगाह में तो शून्य थी। तो स्वराज के बाद उन लोगों के साथ एक नया संवाद भी बनाना था, और अधिकांश रियासतों में लोकतांत्रिक आंदोलन थे जो अंग्रेजों से नहीं, अपने अपने राजाओं और नवाबों से लड़ रहे थे। तो ये जो 3 बड़े आधार थे जिससे यूरोप में राष्ट्र निर्माण हुआ था, भाषा, धर्म और क्षेत्र या भूगोल, ये भी भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए आधे अधूरे थे, पर्याप्त नहीं थे। 2 और आधार हैं जिन पर की राष्ट्रीयता की कल्पना को लगातार चुनौती मिलती है। एक आधार है वर्ग का, क्लास सिस्टम। कार्ल मार्क्स ने बताया था कि गरीब का राष्ट्र तो उसकी रोटी में है, जहां रोटी होगी वहीं राष्ट्रीयता रहेगी, और जहां रोटी होती है वहीं गरीब जाता है। तो ये जो वर्गीय दृष्टिकोण था, उस आधार पर भारत की कल्पना मार्क्सवादी ढांचे में बहुत कठिन थी। और एक 5वां आधार ऐतिहासिकता का था, हिस्टोरिसिटी। तो हम कहां से शुरू करें? बहुत सारे लोग अकबर तक जाते थे 400 साल पहले, कुछ लोगों की और हिम्मत बढ़ती थी तो वो पृथ्वीराज चौहान तक जाते थे 12वीं शताब्दी। ज्यादा आत्मविश्वासी लोग अशोक और उसके आसपास का जो हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आकार था, वो बृहत्तर भारत का, ग्रेटर इंडिया का, वहां भी जाते थे 2500 साल पहले। तो हिस्टोरिसिटी के आधार पर भी बड़ा मतभेद था कि भारत का ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु क्या हो। इन्हीं 5 संदर्भों में भारतीय संविधान के निर्माताओं के सामने ये चुनौती थी कि ऐसा दस्तावेज बनाओ जिससे इन 5 का समाधान हो सके। और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज की तलाश में इन सवालों को पहले से ही संबोधित करने का प्रयास किया था। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संगठनों ने भी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, दर्जनों संगठनों ने, एम.एन. रॉय, लोकमान्य तिलक, अरविंद महर्षि, आप नाम लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, अनेकों चिंतकों ने इसकी रूपरेखाएं प्रस्तुत की थी। और ये सभी कंटेस्टिंग प्रोविजंस थे। उसमें एक बहुत बहुमूल्य दस्तावेज C.R. दास और भगवान दास का बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत की भावी रूपरेखा प्रस्तुत करने की योजना बनाई थी। उसी तरह से मोतीलाल नेहरू कमेटी थी जिसने संविधान के कुछ मूल तत्वों को निरूपित करने का काम किया। लेकिन हमको, आपको इतिहास से मालूम है कि ये सब कुछ धरा धराया रह गया, क्योंकि जब भारत के स्वराज की तैयारी शुरू हुई उसी समय भारत के बंटवारे का भी भयंकर आंदोलन चल रहा था। और अंग्रेजी राज ने अपने पराजित होने के बावजूद, हमारी राष्ट्रीय एकता के आगे हार मानने के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमने बांटो और राज करो का फॉर्मूला चलाया था, 200 साल तक चला, भारतीयों को टुकड़े टुकड़े हमने कर दिया,
भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, सेंसस लगा के जाति के आधार पर अब हमको ये रहने नहीं देंगे तो हम भी इनको जीने नहीं देंगे। और उन्होंने भारत को सांप्रदायिक आधार पर बंटवाने के लिए राउंड टेबल सम्मेलनों के, गोलमेज सम्मेलनों से शुरू करके 1945-46 तक आते आते हर तरह से दिखा दिया कि कम से कम राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो एकता से समझौता करना पड़ेगा, एकता चाहिए तो फिर जेलों में सड़ा देंगे, तुमको हम आजादी नहीं देंगे। और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले दर्जनों शक्तियां थी। उसमें मुस्लिम लीग सबसे बड़ी और असरदार ताकत थी, जिसके मोहम्मद अली जिन्ना जैसे सक्षम प्रवक्ता थे। फिर कई राजे महाराजे थे जो यूरोप के तर्ज पर छोटा बड़ा देश बनाने का सपना भी देख रहे थे। हैदराबाद, कश्मीर, बड़ौदा, मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, आप नाम लीजिए तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के हर हिस्से में इस तरह के महत्वाकांक्षी देशी नरेशों की भी, एक नवाबों की भी लंबी कतार। अब हम आते हैं आज के लिए। इसी प्रस्थान बिंदु से जब हम चले तो हमारे संविधान ने एक प्राकथन उद्देश्य का प्रियम्बल अपनाया और उस प्रियम्बल में 4 बातों का वादा किया गया। न्याय का वादा किया गया, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये एक अद्भुत क्रांतिकारी संकल्प था, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया की याददाश्त में कोई भी ऐसा समाज, समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं था जहां के आम लोगों को ये तीनों प्रकार के न्याय मिलते थे। राजनीतिक न्याय है तो सामाजिक न्याय नहीं था, सामाजिक था तो आर्थिक नहीं था। और जब इन तीनों न्यायों की त्रिवेणी का हमने आश्वासन दिया तो एकदम से जो जनसाधारण था उसके सपनों में बाहर आ गए। तो लोगों के अंदर संविधान को लेकर के प्रबल आकर्षण था। दूसरा, हमने न्याय के साथ वादा किया था स्वतंत्रता का, क्योंकि आखिर संविधान की मूल जिम्मेदारी तो हमारी स्वतंत्रता को आधार देना था, आकार देना था। और स्वतंत्रता कौन कौन सी? आप जानते हैं कि हमारे देश में और दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के बड़ी खून खराबी हुई है, खून की नदियां बही। और खाली अलग अलग धर्मों के बीच में नहीं, धर्म के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की कहानी यूरोपीय इतिहास का सारांश है। शिया और सुन्नी की लड़ाई, शैव और वैष्णव के संघर्ष, निरंकारी और वेशधारी, श्वेतांबरी और दिगंबरी, महायान और हीनयान, किसी भी धर्म का आप नाम लेंगे तो अन्य धर्मों की स्वतंत्रता को तो छोड़ दीजिए, धर्म के अंतर्गत भी खान पान, वेशभूषा, आहार विहार, सबको लेकर के गहरी खाइयां थी। दूसरी स्वतंत्रता विचार की। ये बात वॉल्टेयर से शुरू हुई थी कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, लेकिन आपके विचारों के स्वतंत्रता के लिए हम अपनी जान की कीमत पर भी लड़ते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा उदार सपना था जिसमें वैचारिक विविधता की गारंटी थी। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी राज में अखबारों में संपादकीय लिखने के लिए, नुक्कड़ पर खड़े होकर भाषण देने के लिए, किताब लिखने के लिए बरसों बरस की जेलें हुई थी। तिलक को, गांधी को, नेहरू को, मौलाना आजाद को, राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, वगैरह वगैरह। तो विचार की स्वतंत्रता की बात। फिर जीवन शैली की स्वतंत्रता। शाकाहारी और मांसाहारी एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, ये घर घर की कहानी। विभिन्न प्रकार के जीवन को जीने वाले, ब्रह्मचारी से लेकर के बहुविवाह वाले गृहस्थ तक, ये सब एक ही समुदाय और समाज में पाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में उनके मन में जबरदस्त पूर्वाग्रह होते हैं। लेकिन हमारे संविधान को जीवन शैली की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता का आश्वासन देना। फिर बंधुत्व की बात। फ्रांसीसी क्रांति में ये कहा गया कि स्वतंत्रता भी चाहिए, समता भी चाहिए और बंधुत्व भी चाहिए। अंबेडकर जी का कहना था कि भारत में
स्वतंत्रता संभव है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए जो बंधुत्व चाहिए ये तो गांव में भी नहीं है, तो इतने बड़े देश में कैसे होगा। और इसको गांधी भी पहचानते थे, इसको हर स्वतंत्रता सेनानी जानता था कि बंधुत्व हमारे इतिहास की विरासत में नहीं मिला है, हमें उसको आने वाले भविष्य की नई पीढ़ियों के लिए निर्मित करना है। तो वो कैसे होगा, और उसमें फिर हमने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, इन दो कसौटियों पर बंधुत्व को आधार बनाया। ऐसा कोई प्रबंध नहीं चलेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन होता, और दूसरी तरफ व्यक्ति की गरिमा को हम इतना महत्व नहीं देंगे कि राष्ट्र की एकता बिखर जाए। जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो व्यक्ति कहां रहेगा। तो हमने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन चार मूल्यों के आधार पर, चार खंभों के आधार पर एक ऐसी छत बनाई जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। इस भारतीय संविधान के कई हिस्से हैं, लेकिन जिन हिस्सों ने हमको ज्यादा मदद की और जिन हिस्सों से हमको राष्ट्र निर्माण में बाधाएं आ रही हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। जो हमने भारतीय संविधान के अंदर अनेकता में एकता का प्रबंध किया है, यूनिटरी फेडरलिज्म, ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रबंध था जिसमें हमने भाषाई, क्षेत्रीय और जातीय विविधताओं को समेटते हुए एक मजबूत केंद्र वाली धुरी पर खड़े राष्ट्र की रचना का काम शुरू किया। इसमें शुरू में ही बड़ी दिक्कत आई, लेकिन भारतीय संविधान ने उसमें बड़ा सहारा दिया। दो दिक्कतें शुरू की थी, एक जाति व्यवस्था को लेकर के थी और एक धर्म व्यवस्था को लेकर के। जाति व्यवस्था में जो दलित समाज के लोग थे, अस्पृश्यता पीड़ित, उनका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक समता की भूख तो है, लेकिन सामाजिक समता का कोई आश्वासन नहीं है, उसमें कोई आस्था भी नहीं है। जब गांव में एक कुएं से हम पानी नहीं पी सकते तो एक देश में रहने की मर्यादा के साथ दलितों की क्या संभावना। इस पर आरक्षण की व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया, उससे अंग्रेजी राज से शुरू एक कानूनी प्रबंधन स्थायी गारंटी बन गया हम की भावना को भविष्य में निर्मित करने के लिए। और शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रबंधन, तीनों में, यानी विधायिका, कार्यपालिका और शिक्षा, तीनों में हमने आरक्षण की नीति को स्वीकारा, जिसमें 15% आरक्षण दलितों के लिए और 7.5% आरक्षण जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए। 22.5% स्थानों के आरक्षण से हमने भारतीय समाज में सदियों से हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए जो प्रबंध किया, उसकी आज तक आलोचना होती है, लेकिन समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते और राष्ट्र निर्माण के विज्ञान के अन्वेषक के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इस एक संवैधानिक प्रावधान ने स्थानीय तनावों को जरूर जन्म दिया, लेकिन राष्ट्रीय एकता का राजमार्ग निर्मित करने में बहुत बड़ा योगदान। दूसरा, हमने बंटवारे की आग में से अपने देश को बाहर निकाला। अधिकांश इलाकों में, खासतौर पर उत्तर भारत में, गांव-गांव तक हिंदू और मुसलमान की लड़ाइयां फैल गई, और ये 1941-42 से शुरू करके 46 तक तो अति हो गई थी। आपको याद ही होगा कि जब हमारे पुरखे दिल्ली में तिरंगा फहराने के लिए बेचैन हो रहे थे, तो इस आंदोलन के स्वराज के सबसे बड़े साधक मोहनदास करमचंद गांधी दिल्ली नहीं थे, वो नोआखाली में, जहां बंगाली भाषी क्षेत्र में हिंदू गांवों पर अगल बगल के मुस्लिम लफंगों की जमातें हमला कर रही थी, और उसमें बंगाल की सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी थी। नोआखाली के ठीक बगल, यानी बंगाल के बगल में राज्य था बिहार। बिहार में गांव-गांव में मुसलमानों के टोलों को वर्षों से साथ रह रहे हिंदू पड़ोसी मार रहे थे। बूढ़ी औरतों की हत्या हो रही थी, बच्चों को कुएं में फेंका जा रहा था, जिंदा लोगों को जलाया जा रहा था। और दिल्ली में तो हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को मार रहा था, सिख इन दोनों के बीच में फंसा हुआ था। तो धार्मिकता का क्या करना। एक दबाव शुरू से चल रहा था 20वीं शताब्दी की शुरुआत से कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं,
इस दर्शन को आगा खान से लेकर के प्रसिद्ध दार्शनिक शायर इकबाल साहब ने, और दूसरी तरफ आर्य समाज से लेकर के हिंदू महासभा तक के नायकों ने लगातार खाद पानी दे करके मजबूत पौधा बनाया था। हिंदू राष्ट्रवाद का, मुसलमान राष्ट्रवाद का, जब हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं तो फिर सिख इसमें कहां रहेंगे? तो खालिस्तान का भी आंदोलन था। फिर भाषा के आधार पर द्रविड़िस्तान का आंदोलन था, जिसको रामास्वामी नायकर जी का नेतृत्व था, और वो बड़ा प्रभावशाली आंदोलन था। 1924 में जस्टिस पार्टी की मद्रास प्रेसिडेंसी में सरकार बन गई थी। और दक्षिण भारत में तो 4 दुश्मन बताए जाते थे: हिंदी, कांग्रेस, ब्राह्मण और गांधी। अब दक्षिण भारत कहां जाएगा? तो मित्रों, संविधान सभा ने कुछ ही किलोमीटर पर आग जल रही थी दंगों की, लेकिन हिम्मत करके कहा कि नहीं, भारत सर्वधर्म संभाव की परंपरा पर, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर बनी संस्कृति है, और स्वराज और लोकतंत्र के पहले भी अगल बगल के जब प्रताड़ित लोग विभिन्न धर्मों के आते थे तो हम उनको शरण देते थे, शरणागत को कभी हम छोड़ते नहीं थे। तो जब दुनिया भर के धर्मों का घर भारत है तो आजादी के बाद भी रहेगा। और ये जो सर्वधर्म संभाव का, धर्म की स्वतंत्रता का, और उससे भी ज्यादा अल्पसंख्यकों के अधिकार की गारंटी दी गई, इससे जो शहर शहर में आग लगने की सच्चाई थी उस पर पानी पड़ा। और खैर, महात्मा गांधी का जो महान बलिदान हुआ 30 जनवरी 1948 को, उसने तो फिर देश को सदमे में डाली दिया। ये जो 2 प्राविधान हमारे संविधान के हैं, इन 2 संवैधानिक प्राविधानों ने भारतीय समाज की जो दरारें हैं उनको पाटने में बड़ा योगदान किया। और बाद के दिनों में आप जानते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग करके एक समूह की और पहचान थी, और इस पहचान के आधार पर शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए भी हम की भावना में समेटने की गुंजाइश की मांग थी। लेकिन काका कालेलकर जी की कमेटी में बहुमत के बावजूद स्वयं अध्यक्ष ने नोट ऑफ डिसेंट लिख करके 50 के दशक में इसको अस्वीकार करने का आधार बनाया। लेकिन 60 और 70 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के आधार पर जो मध्यम जातियां थी, हिंदू और मुसलमानों की खास तौर पर, जिनको हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनका प्रभाव बढ़ा। उनके बीच में तुलनात्मक अभाव की चेतना बढ़ी। राजनीतिक हिस्सेदारी में वो आरक्षण की मांग नहीं करते थे, लेकिन प्रायः खेती और गांव से जुड़े होने के कारण इन मध्यम जातियों में आधुनिक शिक्षा के अवसर सीमित थे, और इसलिए शैक्षणिक और प्रशासनिक आरक्षण की मांग हुई। और मंडल आयोग के जरिए श्री नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में जो आरक्षण लागू हुआ, उसने भी भारतीय राष्ट्र निर्माण का जो एक जाति का मोर्चा है उसको संभालने में बड़ा योगदान किया। और उसके बाद तो फिर अलग अलग राज्यों में दलित और महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा, और अभी मौजूदा सरकार ने केंद्र की सामान्य वर्ग के अति निर्धन लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है। तो तीसरा जो सूत्र हमारे संविधान में, या दूसरा, पहला ही कही आरक्षण का, विशेष अवसर का, हिस्सेदारी की भावना को प्रबल करने का, ये बहुत महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक तथ्य का सम्मान किया है। क्योंकि हम की भावना में हिस्सेदारी, अगर हिस्सेदारी नहीं है तो सगी मां के पैदा किए हुए भाई बहन भी ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहते। हिस्सेदारी की भावना है तो सामुदायिक क्षेत्र बन जाते हैं, कोऑपरेटिव स्पिरिट बनती है। राष्ट्र निर्माण का मूल आधार है हम की भावना का विकास। और जब अलगाव होगा, एलिनेशन होगा, हम और अन्य, अस एंड देम, ये जब होगा तो राष्ट्र बिखरते हैं। समाज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि राष्ट्र निर्माण इतिहास की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक समाज है, वो राष्ट्र बनेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए सूझबूझ चाहिए, हम की भावना का प्रावधान चाहिए। और अगर संविधान में हम की भावना का प्रावधान है तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की
बेहतरी की आप आशा कर सकते हैं। लेकिन अगर संविधान में भेदभाव है, और इसीलिए भारतीय संविधान की जो दूसरी खूबसूरती मानी जाती है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। ये मौलिक अधिकारों का इतिहास मैग्ना कार्टा से चलता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से चलता है, और भारत जैसे देश में ये कल्पना, जहां हमने 4 वर्णों के आधार पर धार्मिक मान्यता का एक अवकाश बनाया था, ब्राह्मण और श्रमण परंपराओं की स्मृतियां थी, और जाति का प्रबंधन ऐसा था, वो ऐसी गारंटी है, ऐसी सोशल इंश्योरेंस की स्कीम है, ऐसी सामाजिक एकता की बुनियाद है कि हिंदू तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिखों में भी जो एक मानी में जाति व्यवस्था से बाहर के धर्म थे, उनमें भी जाति का प्रबंधन हो गया। तो हम की भावना कैसे बनेगी जब पानी नहीं पी सकते साथ, जब साथ सहभोज में नहीं बैठ सकते, शादी ब्याह का तो सवाल ही नहीं है, तो उसमें से एकता कैसे बनेगी? इसीलिए यूरोप के समाजशास्त्रियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही विदेशी राज खत्म होगा, भारत टुकड़े टुकड़े बट जाएगा। इसको एक शब्द दिया था उन्होंने, बाल्कनाइजेशन होगा, बाल्कनीकरण। बाल्कन प्रदेश है यूरोप का, जहां पर धर्म और भाषा के आधार पर दर्जनों टुकड़े हुए। अभी हाल में जो यूगोस्लाविया जो टूटा, तो ये बाल्कन क्षेत्र का ही राष्ट्र था, जहां समाजवादी सिद्धांतों की विफलता के बाद एक राष्ट्र के पेट में से 5 राष्ट्र निकले। सोवियत संघ जब बिखरा तो एक महाराष्ट्र के अंदर से 12 राष्ट्र पैदा हो। तो भारत के बारे में भी यही अनुमान था। आज जब हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की बात करते हैं तो हमें बड़ा संतोष होता है ये कहने में कि स्वाधीनोत्तर स्वराज को संभालने में दुनिया के अधिकांश औपनिवेशिक समाज असफल रहे। हमारे अपने पड़ोस में हमारा अपना भाई जैसा पाकिस्तान, वो भी एक नहीं रह सका। आपको मालूम है कि भाषा के सवाल पर पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े हो गए, और उसके पीछे उनके संविधान की कठोरता का भी हाथ था। उन्होंने राष्ट्रभाषा के तौर पर उर्दू को कबूल किया था। बंगाली भाषी कहते थे कि मुसलमान हम हैं, पाकिस्तान भी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन उर्दू कहां से सीखेंगे? ये तो उत्तर भारत की भाषा है, और हमारी बंगाली उर्दू से ज्यादा पुरानी है, समृद्ध है, धर्मों को जोड़ती है। लेकिन पाकिस्तान के संविधान में इसकी गुंजाइश नहीं हुई। पाकिस्तान का नीति निर्माता समूह इसको देख नहीं सका, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो। और भी कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनके उदाहरण आप दे सकते हैं। अभी ईस्ट तिमोर बना इंडोनेशिया के अंदर से, चेक रिपब्लिक टूटा, चेकोस्लोवाकिया होता था, उसमें से 2 राष्ट्र बने। तो राष्ट्र के भविष्य की गारंटी हम की भावना के आधार पर है। हम की भावना न्याय की भावना और समता की भावना पर है, और हम और न्याय यानी समता और न्याय दोनों हो, लेकिन अगर अभाव हो तो भी राष्ट्र नहीं रहता। और वहीं मैं आना चाहता हूं। आज भारतीय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में 2 बड़े प्रश्न हैं जो कंकड़ की तरह से दाल में लगते हैं। एक है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल, जो सामाजिक समूहों की दृष्टि से और स्थानीय समूहों की दृष्टि से प्रासंगिक है। हमारे नीति निर्माता इससे अवगत भी हैं, लेकिन पूरी दौड़ी तक हम जा नहीं पा रहे हैं। मेरा इशारा भारतीय राज्य व्यवस्था के तीसरे और चौथे खंभे की तरफ है। पहला खंभा केंद्र है, बहुत मजबूत है। दूसरा खंभा राज्यों का है। गैर कांग्रेसी सरकारों के बनने की शुरुआत के साथ 1967 से हम लगातार संघीकरण की तरफ बढ़े हैं, और फेडरलाइजेशन हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ बन गया है। अब केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर के राज्यपाल के पद के दुरुपयोग की जो स्मृतियां थी वो धूमिल हो चुकी। एक देश, अनेकों प्रदेश, और केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार, इसका हमने अभ्यास कर लिया है 30 सालों में। और अब राजनीतिक दल जरूर अपने वर्चस्व को बनाने की बीमारी से पीड़ित होने के कारण, अगर केंद्र में उनकी सरकार है तो राज्य में भी चाहते हैं, राज्य में है तो केंद्र में चाहते हैं। वो एक अलग बात है, वो राजनीति की विवशता है।
सत्ता का व्याकरण है। लेकिन भारतीय संविधान और भारतीय समाज में बहुदलीय शासन प्रबंध को लेकर के कोई खतरा नहीं है। पहले जो एक डर होता था कि केंद्र में एक दल की सरकार, राज्य में दूसरे दल की सरकार टूट हो जाएगी, अलगाव हो जाएगा, तमिलनाडु से लेके पंजाब तक हमने इन प्रयोगों को करके अब आश्वस्त कर लिया है कि राज्य का खंभा भी मजबूत है। लेकिन जो जिला सरकार है और पंचायती राज है, जहां हमारा जीवन ज्यादा प्रत्यक्ष है, हम राष्ट्र में सूचना के स्तर पर जीते हैं, भावना के स्तर पर जीते हैं, लेकिन रोज रोज की जो जिंदगी है वो तो समुदाय में है, और समुदाय लोकल होता है, स्थानीय होता है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसी और प्रसंग में स्थानीयता के महत्व को रेखांकित किया, लेकिन नरेंद्र मोदी से 70 साल पहले गांधी जी ने विकेंद्रीकरण को स्वराज की कसौटी माना और कहा कि हमारे सपनों का भारत ऐसा होगा। तब 7 लाख गांव थे, हर गांव अपने आप में एक गणतंत्र होगा, और इस कल्पना को साकार करने के लिए सामुदायिक लोकतंत्र की भावना को प्रबल करने का प्रयास किया गया, कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी। अभी हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारा संविधान भी उसी का संरक्षण करता है। लेकिन 1984-89 के बीच में जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नया प्रस्थान बनाने की कोशिश की, क्योंकि उनके सामने राज्य के प्रबंधन की दिक्कत थी। उनकी अपनी माता जी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए, देश पर पूरा नियंत्रण होते हुए, अपने ही घर में अपने अंगरक्षकों द्वारा एक अलगाववादी आंदोलन के प्रभाव में शिकार हो गई। राजीव गांधी जी ने खुद ही कहा कि डिलीवरी में इतनी लीकेज है कि दिल्ली से जब हम कोई साधन भेजते हैं तो चला हुआ 100 रुपया गांव तक पहुंचते पहुंचते 10-20 रुपया बचता है। 80% 90% डिलीवरी में लीकेज होती है। इसको हमने उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार कहा। इसका तरीका यही होना चाहिए कि दिल्ली से पैसा भेजने की जरूरत क्या है, गांव का साधन गांव में लगाओ, और जहां नहीं साधन है वहां जिले से ले आओ, जिले में नहीं है तो राज्य से ले आओ, राज्य में नहीं है तो केंद्र से लाएंगे। ये उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? इस विकेंद्रीकरण को हमने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में डाला, और उसका कारण यह है कि उस समय, जैसा मैंने आपको याद दिलाया, अलगाववाद की बड़ी आंधी चल रही थी। उसको समाज वैज्ञानिकों ने फिसिपरस टेंडेंसीज की अवधारणा दी थी। हर तरफ टूट का खतरा था, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, इतिहास के आधार पर, भूगोल के आधार पर। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज की लड़ाई चल रही थी। तो केंद्र को मजबूत बनाने का क्या आधार होगा? और संविधान सभा के बारे में एक फुटनोट के तौर पर यह याद रखिए कि ऐतिहासिक कारणों से और सैद्धांतिक कारणों से संविधान सभा में सब लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। न तो संविधान सभा को पूरे भारत में मिलकर चुना था, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी संविधान सभा नहीं थी, वो सीमित मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बनी थी। दूसरे, सैद्धांतिक कारणों से कांग्रेस के गांधीवादी हिस्से ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाले हिस्से ने, ये नरेंद्र देव, जयप्रकाश वगैरह ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, हिंदू महासभा ने, और चुने जाने के बावजूद मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो सभी का इसके पीछे बल नहीं था। इसलिए इस संविधान को लेकर शुरू से एक अटक यही रहती है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मातहत बना दस्तावेज है। जब मौका मिलेगा, साधन होंगे, क्षमता होगी, तो इसका हम नवीकरण करेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 70 साल में इंदिरा गांधी से शुरू करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक प्रायः हर टिकाऊ प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री तो बहुत हुए लेकिन कई काम चलाऊ प्रधानमंत्री थे, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल वाले, लेकिन जो टिकाऊ प्रधानमंत्री हुए उनका ये प्रयास था कि हमारे संविधान की समीक्षा की जाए। लेकिन ये संविधान इस मानने में व्यावहारिक है कि इसने भारतीय एकता के अंदर कोई दरार नहीं पैदा होने दी है, कोई नई दरार नहीं पैदा की। हाँ, लेकिन जो पुरानी दरारें हैं उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांव सरकार और जिला सरकार का सपना अभी अधूरा है।
और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद उसका कार्यान्वयन करना बाकी है। और इसमें देरी होने से कुछ नए खतरे हैं जो अंग्रेजी राज में नहीं थे, कांग्रेस राज में नहीं थे, या कम से कम नई आर्थिक नीतियों के पहले के भारत में नहीं थे। वो खतरा क्या है? इसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज। और इनकी संख्या बढ़ती घटती जरूर रहती है, लेकिन 90 और 150 के बीच में ऐसे जिले भारत के हैं। भारत के 700 कुल 39 जिले हैं, 739, उसमें से कभी 150 और कभी 90, बढ़ते हैं तो 150 और घटते हैं तो 90। एक लाल पट्टी है जो तिरुपति नाथ यानी आंध्र प्रदेश से लेकर के पशुपति नाथ तक फैली हुई, यानी नेपाल तक। उसके बीच में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र तेलंगाना तो है ही है, बिहार उत्तर प्रदेश को छूते हुए नेपाल तक एक अराजकता की स्थिति है, क्योंकि इस इलाके में विकास का सूरज अभी तक नहीं चमक रहा। ये ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों का बाहुल्य है, और उसके बावजूद वहां पर, और वहां से चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राज्य का प्रबंधन कुछ ऐसा है कि हर प्रदेश का विकास का रास्ता महानगरों की तरफ मुड़ा हुआ है, गांवों और कस्बों से नहीं गुजरता। इसी तरह से नीति आयोग से लेकर के योजना आयोग, पुराना और नया, इन्होंने भारत के करीब 125 जिलों की, अत्यंत पिछड़े जिलों की सूची बना रखी। ये क्रॉनिक पॉवर्टी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इतनी क्रांतियां हुई, लोकतांत्रिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और अब आईसीटी रिवॉल्यूशन, लेकिन ये सभी जिले इनमें से किसी भी क्रांति से प्रभावित नहीं हो पाए, लाभान्वित नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमारे नियोजन में, जैसे घर में होता है, जो कमाऊ पूत है, मां भी उसकी रोटी में थोड़ा ज्यादा घी लगाती है। जो प्रगतिशील राज्य हैं वहां पूंजी निर्माण की प्रवृत्ति ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है। तो जो पिछड़े राज्य हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा, और पिछड़े राज्यों में जो पिछड़े जिले हैं उनको तो जरूर इंतजार करना चाहिए। तो आपने अभी देखा होगा कोरोना वायरस के समय में कि हमारी राष्ट्रीयता का चरित्र सामने आ गया। पूरे देश के लोग पूरे देश में फैल के काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए आपको आने जाने की कोई रोक नहीं है। लेकिन एकाएक दिल्ली से लेके बंगलोर और अहमदाबाद से हजारों लोग अपना झोला, बोरा, बैग लेकर के सड़कों पर आ गए कि हमको गांव जाना है, हमको देश जाना है। कहाँ है तुम्हारा गांव, कहाँ है तुम्हारा देश? तुम भारत के हो, ये भारत ही तो है। कहा नहीं नहीं नहीं, अब हमारा रोजी रोजगार का रास्ता बंद, मकान मालिक बाहर कर रहा है, मर जाएंगे तो कोई घाट पहुंचाने वाला नहीं है, हमको अपने देश जाना। ये जो देश और राष्ट्र के बीच की दूरी है, कुछ राज्य हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम का बड़ा हिस्सा, तेलंगाना का बड़ा हिस्सा, महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका, जिनको हम लेबर पूल, लेबर बैंक, लेबर सप्लायर कहते हैं, और दूसरे हैं जो लेबर रिसीवर्स हैं। हैदराबाद है, साइबराबाद है, बंगलोर है, दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांव है, बंबई तो पुराना है, कलकत्ता पुराना है, चेन्नई पुराना है। ये इससे आंतरिक उपनिवेशवाद की दुर्गंध फैल रही है। दो तरह के भारतीय हो गए। पहले शरद जोशी जी ने इसकी कल्पना की थी, इंडिया वर्सेस भारत। उसके पहले चरण सिंह वगैरह ने ग्रामीण भारत और शहरी भारत का आरोप लगाया था। उसके पहले राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे और गैर अंग्रेजी पढ़े लिखे के बीच की दूरी की बात करते थे। आज ये सारी दूरियां आपस में गड्ढमड्ढ हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज भी भारत के नवनिर्माण में, खास तौर पर राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, आर्थिक गैर बराबरी एक ऐसा दंश है, एक ऐसा कांटा है जिसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, सभी मोर्चों पर, कुछ जगहों पर एक चुंबक जैसा आकर्षण है कि जिंदगी अगर गुजारनी है तो वहीं जाना चाहिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, जीने के लिए। और कुछ इलाके हैं जो त्याज्य हैं। इसमें उत्तराखंड की कहानी को
कह के मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। उत्तराखंड राज्य बना विकास की शिकायत को लेकर। उत्तर प्रदेश ने हमको चूस लिया है, हमें कुछ करने नहीं देते हैं, तो उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड में 13 जिले, लेकिन उत्तराखंड की जो विकास की कहानी बनी है वो कुल 2.5 जिलों तक सीमित है। बाकी सब पलायन के शिकार। एक पलायन तो अभी हो रहा है सीरिया से गृह युद्ध के कारण, एक पलायन गरीबी के हमले के कारण हो रहा है। और ये जो नाचिरागी गांव पैदा हो गए हैं, जहां कोई चिराग जलाने वाला नहीं, बंद मकानों पर ताले पड़े हुए हैं, खेत हैं लेकिन उनको जोतने वाला नहीं है, और गांव हैं जिनमें अन्य राज्यों में या तो बूढ़े मिलेंगे या महिलाएं मिलेंगी या बच्चे मिलेंगे। जवान कहां चले गए? कमाने गए हैं। पहले कलकत्ता बंबई जाते थे, अब नए उद्योग केंद्रों में जा रहे हैं जो नई आर्थिक नीतियों से अवसर के केंद्र बने। तो आर्थिक विषमता को लेकर के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई हैं, जो हमारे संविधान का बहुमूल्य अंश है लेकिन विधायी अंश नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, और इसको लेकर के एक उदासीनता। दूसरा जो पक्ष हमारे लोकतंत्र को लेकर के, जो राष्ट्र निर्माण में साधक की बजाय बाधक बन रहा है, वो हमारे संविधान में चुनाव को लेकर के एक प्रावधान है, एक खंड चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग। चुनाव हमारी जीवन धारा, जैसे शरीर को जीवन के लिए जल चाहिए, वैसे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव चाहिए। चुनाव से ही हमारी वैधता बनती है। समाजशास्त्र में एक अवधारणा है, मैक्स वेबर से लेकर हाबरमास तक की, लेजिटिमेसी। आज जो शासन है उसके पीछे परंपरा का बल नहीं है, उसके पीछे धर्म का बल नहीं है, उसके पीछे वर्ग का बल नहीं है, उसके पीछे विधान का बल है, और विधान के पीछे हमारे मतदान का बल है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया पिछले 40 वर्षों में लगातार प्रदूषित हो रही है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट हो रहा है। भारतीय राष्ट्र का प्रतिबिंब भारतीय लोकसभा या प्रादेशिक विधानसभाओं में हो, ये संविधान से आशा थी। संविधान के अंतर्गत चुनाव तो हो रहे हैं, नियम से हो रहे हैं, सिवाय इमरजेंसी के, जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के नाम पर अराजकता को रोकने के बहाने लोकसभा का चुनाव जो 1976 में होना चाहिए था, 1 साल के लिए टाल दिया और 1977 में किया, और जनता ने उसको नापसंद किया। बेहद स्पष्ट मतदान के आधार पर जनता ने चुनाव के साथ खेल को नापसंद करते हुए पराजित किया, एक नई पार्टी की सरकार बन गई। इमरजेंसी का वो पार्ट जो आज के दिन तो और भी प्रासंगिक है, हमें देखना चाहिए कि क्या हम अपने चुनाव को लोकतंत्र की और भारतीय राष्ट्र निर्माण की जरूरतों के अनुकूल ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधिमूलक बना रहे हैं या समस्याग्रस्त हो गया। विशेषज्ञों का यह मानना है, खासतौर पर समाज वैज्ञानिकों का, कि भारतीय लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बजाय सिफोक्रेसी होती जा रही है। इसमें चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन इसमें जन की हिस्सेदारी घट रही है, जनशक्ति की बजाय धन शक्ति की प्रबलता हो रही है। और इसको लेकर के जस्टिस तारकुंडे आयोग 1974 का, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, दर्जनों राष्ट्र नायकों के नेतृत्व में राजनीतिक सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं, लेकिन किसी कारण से हमारे संविधान में ये पक्ष कमजोर बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमारे संविधान ने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र निर्माण को, हमने तमाम निराशावादी भविष्यवाणियों को गलत साबित किया, लेकिन आर्थिक आधार पर हम की भावना, गांव और शहर की दूरी, गरीब और अमीर की दूरी, खरबपति और भूमिहीन की दूरी, और विभिन्न प्रदेशों का अंतर, ये संविधान की तटस्थता का शिकार है। नीति निर्देशक तत्व के तौर पर जो बातें रखी गई, उसको हमने जब कभी
माहौल बना, दबाव बना तो कुछ चीजों को लिया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। उसमें जैसे अभी जो स्वास्थ्य का संकट आया, अगर हमारे संविधान को ठीक से पढ़ करके पिछले 70 साल के प्रादेशिक और राष्ट्रीय मंत्रिमंडलों ने ध्यान दिया होता तो बेसिक हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का अभाव जो आज हमको कोरोना से लड़ने में पैर खींच रहा है, नहीं होता। आज भी जो विश्व में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर और माता मृत्यु दर का अपराधी हमारा देश बताया जाता है, वो नहीं होता। अगर कुपोषण के बारे में जो हमारी नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया उसको ध्यान दिया गया होता तो हमारे 45% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ से पीड़ित नहीं होते। और ये तमाम बीमारियां नेत्रहीनता से लेकर के पोलियो तक की रही हैं, इनसे हम अपने बच्चों को, अपने बचपन को मुक्ति दिला पाते। लेकिन देर नहीं हुई है, इधर देखने की जरूरत है। एक और बात है जिसको कि कह के मैं अपनी बात समेटना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप चर्चा में आगे आए, वो हमारा दल प्रबंधन है। हमारा दल प्रबंधन गरीब की गाय जैसा है। गरीब की गाय ऐसी होती है जिसको गरीब भी चारा नहीं खिलाता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है चाय में दूध के लिए तो पड़ोसी भी आकर के उसके दूध को ले जाने का अधिकारी बनता है। ऐसे ही हमारे दलों का अस्तित्व कैसे है, ये अजूबा बात है। इनको चंदा कौन देता है, इनके कार्यकर्ताओं का खर्चा कैसे चलता है। जो काडर बेस्ड पार्टियां हैं उनका तो थोड़ा बहुत पता चलता है, क्योंकि उनका काडर है, उनकी मेंबरशिप है, उनकी ट्रेड यूनियनें हैं और उनसे कुछ चंदा आता है। लेकिन उन पार्टियों में भी ये बीमारी फैली, ये हमने जब वो शासन में वो पार्टियां आती है तो देखा है। और चुनाव का खर्चा बेतहाशा होता जा रहा है। पहले जितने पैसे में आप जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत सकते थे, उतने में तो आप गांव सभा का चुनाव नहीं जीत सकते। ये सब कुछ महामारी जैसा है। गंगा का पानी बहुत पवित्र था, लेकिन हमने प्रदूषित किया, पीने लायक नहीं छोड़ा। ऐसे ही चुनाव एक बड़ी पवित्र चीज है, प्रतिनिधि चुनना एक जिम्मेदारी का काम है, लेकिन पिछले दिनों में इसके आर्थिक पक्ष की अवहेलना करने के कारण दल व्यवस्था और चुनाव व्यवस्था दोनों धीरे धीरे काले धन के प्रदूषण से प्रभावित हो गए और ये सर्वदलीय रोग हो गया। इसका कुछ करना पड़े और इसमें चुनाव आयोग का चुप रहना और हर चुनाव के बाद 100-125 सुधारों की एक सूची लोकसभा को भेज करके सो जाना, ये संविधान की मंशा से बिल्कुल विपरीत है। और हम मतदाताओं का चुनाव के समय में शिकायत करना कि पैसा बट गया, बिक गए, शराब बट गई, बिरयानी खा के वोट देते हैं लोग, और फिर 4 साल 11 महीने 29 दिन सो जाना। और नेताओं के बारे में नारा लगाना कि नेता ठीक नहीं है, लेकिन उनका खर्चा कैसे चलता, उनकी पार्टियों का दफ्तर कैसे चलता, और क्यों शिकायत करते कि जो पार्टी जीतती है सारा चंदा उसी को मिलता है। उसी को मिलेगा, वो दुधारू गाय है। जिस गाय का बछड़ा ही मर गया उसको कौन चारा खिलाएगा, उसको तो छोड़ ही दिया जाता है। तो ये जो 2-3 आर्थिक और राजनीतिक विकृतियां हैं हमारे राजनीति में, सत्ता का विकेंद्रीकरण, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बावजूद उसको लागू करने का आत्मबल न होना, उसमें एमएलए और एमपी ज्यादा शिकायत करते, कहते कि अगर गांव सभा और जिला परिषद ही सब काम करेगी तो हमको कौन पूछेगा। तो हमने एमपी विकास फंड बना दिया। उस विकास फंड के बाद जो विधायी काम है वो तो छूट गया सांसद जी का, विधायक जी का, वो लगे पुलिया बनवाने और पाठशाला बनवाने। और गांव सभा और नगर पालिका के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के अलावा कुछ पैसा ही नहीं बचता। जीएसटी लागू होने के बाद ये आशा की जाती है कि हम इधर कुछ ध्यान दें। ऐसे ही चुनाव आयोग हमारी चुनाव व्यवस्था और हमारा संविधान हमारी दल व्यवस्था के बारे में कुछ ध्यान दे। तो हमारे ये जो 3 बड़े दोष हैं
सत्ता का विकेंद्रीकरण न होने से विकास का संकट, जिससे आंतरिक उपनिवेशवाद की बीमारी फैल रही है। दूसरा, चुनाव का अशुद्ध होने के कारण लोकतंत्र का धीरे धीरे चुनाव तंत्र में सीमित हो जाना। और तीसरा, राजनीति जो राष्ट्र निर्माण की कला और विज्ञान है, उसके बारे में हमारी उदासीनता, जिससे अशुद्ध अवैध साधनों से राजनीति का बड़ा पक्ष संचालित हो रहा है। ये हम समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय है, कभी कभी नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय होता है। लेकिन रोज रोज के रोजी रोटी के सवालों में उलझे हम और आप इनको देखने का समय निकालने के बावजूद इसमें हस्तक्षेप का कोई अवकाश नहीं निकाल पाते। इसलिए जब आज चर्चा का मौका मिला तो मुझे लगा कि जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में स्थापित इस अद्भुत पुस्तकालय और संग्रहालय के मंच से आपके सामने पिछले 4-5 दशकों के अपने नागरिक अनुभव और समाज वैज्ञानिक शोध, जिसमें मुझसे ज्यादा मेरे विद्यार्थियों ने शोध करके काम किया, निष्कर्ष निकाले पंचायती राज के बारे में, जिला विकास के बारे में, पिछड़े और अन्य पिछड़े महापिछड़े वर्गों के बारे में, स्त्रियों के बारे में और राजनीतिक दलों के बारे में, चुनाव के बारे में, वो सब समेट के मैंने पिछले 40-45 मिनट में आपके सामने रखा। मुझे आशा है कि आपके मन में जो कुछ शंकाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो डॉक्टर रवि मिश्रा जी की मदद से हम सबको जानने का मौका मिलेगा और अगर जरूरी हुआ तो मैं भी उसमें अपनी बात को जोड़ सकूंगा। आप सबके धीरज के लिए और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। Thank you very much, sir. Very, very comprehensive, thought-provoking, and enlightening lecture on this difficult as well as interesting subject. As always, it was a pleasure to hear you speak. So I'm really, really thankful to you. And we are now open to questions and brief comments from all the participants. Thank you. सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ जी, पूछिए। मैं अमलेश हूँ, जनसत्ता अखबार में। जी नमस्कार अमलेश जी। जी नमस्ते वास्तव। आपको सुनना हम लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण होता है। तो आपको जब भी सुनने की इच्छा होती है तो कुछ जिज्ञासा मन में रहती है। मुझे लगता है जो आपने आज राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और हमारा संविधान पर जो आपने अपनी बातें रखी है, बहुत गंभीरता से सुनने के बाद, जो गांधी का ग्राम स्वराज था वो क्यों नहीं फलित हुआ, पुष्पित हुआ। ये 1916 में गांधी जी ने मद्रास में कहा था कि स्वदेशी और स्वावलंबन जो है उसी से देश का विकास होगा। मैं आपसे जरा जानना चाह रहा हूं कि पिछले 65-70 सालों में जो देश के हालात हुए हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग सत्ता में आए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आपसे जरा सा ब्रीफ में जानना चाहता हूं कि क्यों गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था, स्वदेशी स्वावलंबन की जो परिकल्पना थी, वो क्यों नहीं साकार हो पाया? क्या इसमें विविधता रही? अब ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं डॉक्टर रवि मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि इस पर भी कभी अलग से चर्चा की जाए, क्योंकि एक दुखता हुआ पक्ष है हमारे राजनीतिक प्रबंधन का। लेकिन 3 कारण तो मुझे अभी आपसे संक्षेप में कह देना है। एक कारण तो उस समय का माहौल था जब बिखराव की शक्तियां चारों तरफ से हावी हो रही थी, और आपको याद होगा कि हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी और कश्मीर पर रजाकारों ने हमला कर दिया था पाकिस्तान की शह पर, और दूसरी तरफ हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था और तेलंगाना और तेभागा में साम्यवादी विद्रोह का बिगुल बजा रहे थे, और दक्षिण में और उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र में एकता की शक्तियां बिखराव की शक्तियों के आगे पराजित सी खड़ी थी, और करोड़ों लोगों का प्रवासियों के तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान बांग्लादेश जाने का माहौल था। तो उस समय एक
प्रभावशाली केंद्र की जरूरत थी, और वो केंद्र था नहीं, अंग्रेज जा रहा था और जो अपने बस में जो कुछ था उसको बिगाड़ के जा रहा था। तो उस समय तो लागू करने का सवाल नहीं हुआ। बाद में बलवंत राय कमेटी जवाहरलाल जी के समय में बनी, फिर अशोक मेहता कमेटी मोरारजी देसाई के समय में बनी, फिर उसके बाद अब्दुल नजीर साहब वगैरह ने कर्नाटक में, तेलुगु देशम के रामाराव ने आंध्र में, और बंगाल में ज्योति बसु ने, और बंगाल में केरल में नंबूदिरीपाद ने विकेंद्रीकरण शुरू किया, जो अन्य राज्यों में गया। लेकिन उसका आर्थिक पक्ष बड़ा कमजोर था, क्योंकि हमारे गांव का जो अर्थ प्रबंध है वो घाटे की खेती पर आधारित। तो गांव को अगर गांव के भरोसे छोड़ दिया जाए तो कम गांव हैं जो अपने पांव पर खड़े हो पाए। तीसरा, एक सांस्कृतिक कारण भी है। जो हमारे सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधान हैं, विशेष तौर पर जाति और स्त्री को लेकर के, उसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारें तो दम बांध लेती हैं, लेकिन गांव में अगर छोड़ दिया जाए तो रास्ता लंबा हो जाए, क्योंकि ये गांव की व्यवस्था की एक अपनी शर्त जैसी रहती है कि स्त्री को पीछे रखना। अभी भी बहुत जगहों पर स्त्री को गांव पंचायत का मुखिया तो चुन लेते हैं कि 26 जनवरी का झंडा फहराने के दिन बड़ा झगड़ा करना पड़ता। दलित को खाट पर बैठना, या पिछड़ी जातियों और सवर्णों के बीच में सहमति बना करके कोई एक सड़क या नाली या कोई और विकास का काम करना। तो इसलिए भी तो ये आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण तीनों ने ग्राम स्वराज को कार्यान्वित होने से रोका। लेकिन दिशा तो वही करनी है। लोकतंत्र की शर्त है कि आखिरी आदमी तक राजनीतिक अधिकार पहुंचे, सामाजिक न्याय पहुंचे, आर्थिक अवसर पहुंचे, और वो हमारे संविधान की दिशा है। मैं आपसे ये संकेत करना चाहूंगा कि 70 साल में जब अगर आप 1951 के आंकड़े उठाएं और 2011 के आंकड़े उठाएं तो हर पैमाने पर अंतिम व्यक्ति की धड़कन सुनाई पड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो रफ्तार चाहिए, दिशा तो ठीक है, लेकिन सफर बहुत सुस्त है और इसमें कुछ देखना पड़ेगा। जरा ऐड कर सकते हैं कुछ? नहीं, अब कोई और क्वेश्चन अगर है तो उसके बाद आपको ले लेंगे। अच्छा ठीक है, छोटी सी बस इसमें हम थोड़ा सा ऐड करना चाह रहे थे। जी जी जी, एक मिनट। दूसरा अगर किसी का प्रश्न है तो पहले उसको ले लेते हैं, फिर आप आ जाइएगा, नहीं तो। ठीक ठीक सर, ठीक सर। क्वेश्चन? ठीक है, फिर आप ही पूछ लीजिए। नहीं, भुवन झा जी हाथ उठा रहे हैं। भुवन झा जी। अच्छा, भुवन जी उठा रहे हैं। ठीक है भुवन जी, आप पूछिए। वो अनम्यूट कर दीजिए भुवन जी। कोई बात नहीं, तब तक आप ही पूछ लीजिए अमलेश सर जी। मैं एक हाँ जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विषय पर आपने यह कार्यक्रम व्याख्यान आयोजित किया। और तो प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं ये पूछ रहा था आनंद सर से कि कौन जिम्मेदार, हु इज रिस्पांसिबल दिस सिचुएशन सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है और जो चैलेंजेस है हमारे राष्ट्र निर्माण में, कौन इस आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है अमलेश जी। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, बीच में कट गई थी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियां हैं उसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल दिस सिचुएशन, कौन जिम्मेवार है सर? सत्तारूढ़ दल, विपक्ष, या नागरिक संगठन जो है, जो सिविल सोसाइटी है? मैं आनंद सर चूंकि नागरिक संगठनों से जुड़े हुए देश विदेश के ख्यात प्राप्त लोग हैं, उनको लोग इस हिसाब से भी जानते हैं, एक शिक्षाविद के नाते, एक सिविल सोसाइटी के हिसाब से भी। मैं ये सर से जानना चाह रहा था कि जो नेशन बिल्डिंग में जो चैलेंजेस है उसके जिम्मेवार कौन सर, किसे आप सीधे तौर पर मानते हैं? देखिए, इसमें आप जानते हैं कि 3 मंच हैं जिनके जरिए कि देश अपने सरोकारों को बोल सकता है, बता सकता है। एक मंच है मीडिया का,
कि लोकमत को प्रभावित करने के लिए आप आलेख लिखें और लिखने की जो शक्ति है और अधिकार है उसका सदुपयोग करें। जनमत बनेगा तो राजनीतिक दलों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो उसको अपने मैनिफेस्टो में ले सकते। दूसरा मंच है हमारे जनप्रतिनिधियों का कि कोई भी सदस्य प्राइवेट प्रस्ताव, निजी प्रस्ताव रख सकते हैं। सरकारी पार्टी और विभिन्न दलों के मित्र मिल करके स्पीकर की मदद से सर्व सहमति के आधार पर चर्चा का विषय तय कर सकते हैं। तो सदन है, विधायिका है, जनप्रतिनिधियों की पंचायत, और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय है। इन तीनों का इस्तेमाल करने से हम जो कुछ भी आलोचना होती है उसको किसी नतीजे पर पहुंचा सकते हैं। मीडिया, संसद या विधानमंडल और न्यायपालिका। और जब ये तीनों में सुगबुगाहट होती है तो कुछ लोग सड़कों पर भी निकल आते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया, बाद में इमरजेंसी लग जाने के कारण फिर वो काम अधूरा रह गया संपूर्ण क्रांति का। इधर अन्ना हजारे जी ने शुरू किया था, लेकिन इनके पीछे बल था लोकमत का, और लोकमत का निर्माण तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर मीडिया में हुआ था, विश्वविद्यालयों में हुआ था। तो पब्लिक स्फीयर में इसकी चर्चा प्रस्थान बिंदु हो सकता है। Thank you very much, sir. Mohan ji, please ask your question. थैंक यू सर। आवाज आई है? हाँ जी, बहुत अच्छे विषय पर आपने व्याख्यान आयोजित किया और प्रोफेसर आनंद कुमार ने कम समय में इतने सारे विषयों को उसमें समाहित किया अपने व्याख्यान में। सर, दो छोटे प्रश्न हैं। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे थे, आपने 19वीं शताब्दी जो यूरोपियन कंटेक्स्ट है उसमें किस किस तरह के मापदंड स्थापित हो रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में, इस तरह की बातों को आपने दी। तो जिस राष्ट्र के निर्माण की हम बात करते हैं हिंदुस्तान के सेंस में, सांस्कृतिक एकता का या सांस्कृतिक धरोहर वाला पक्ष कितना महत्वपूर्ण है? और दूसरा कि आपने अंतिम में यह कहा कि जो मत है हमारा या जो जनमत है वो सही रूप में नहीं आ पाता है क्योंकि उसमें कई विकृतियां आती हैं, बार-बार उसकी बात तो उसको भूल जाते हैं। इस संदर्भ में पार्टियों का भी जन्म हुआ बीच बीच में, जो इन बातों को लेकर के आगे बढ़े, पार्टियों का विरोध करके आगे बढ़े, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि वह भी उसी तरह की विकृतियों में विलीन हो गए। ऐसे कुछ क्षेत्रीय पार्टियां बनी हिंदुस्तान में और वो भी फिर उसी संस्कृति का हिस्सा बनते गए। इस तरह के विचार जानना चाहूंगा। ये दोनों सवाल बहुत उपयोगी हैं। पहली बात तो ये है कि जो विमर्श है, इस विमर्श में जो योगदान कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव का अपना अलग व्याकरण होता है, उसमें लोकप्रियता एक पैमाना है, और लोकप्रियता के लिए आप जो स्थापित हित हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में ही समीकरण बना सकते हैं। अगर वो खुद समस्याओं के जनक हैं तो आप उनसे परिवर्तनकारी प्रयासों में सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए चुनाव एक सीमित परिवर्तन का माध्यम है। दल समाज में चल रही प्रवृत्तियों के प्रतिबिंब हैं, उनका अपना कोई स्वतंत्र आधार बनाना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप दोषों की गणना कर रहे हैं तो उन दोषों के कारणों में देखना पड़ेगा कि कहीं ये ट्रांस नेशनल, ये जो 19वीं शताब्दी का अनुभव आया, उसमें हमने पाया कि यूरोप राष्ट्र तो बनाने में सफल रहा, लेकिन वो राष्ट्र एक दूसरे से युद्धरत भी रहे। तब उन्होंने सभ्यता के आधार पर एक महासंघ बनाया जिसको आज वो यूरोपियन यूनियन कहते हैं। दो बड़े युद्ध 1914 वाला और 1939 वाला यूरोप के देशों के बीच में ही लड़ा गया। आज यूरोप का हर देश
युद्ध से तौबा करता है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर, भाषाई गौरव के आधार पर जब वो खड़े होना चाहते थे, तो भाषा तो समाज से पैदा होती है और भाषा को आप एक तरह से एक सिलसिला मानिए। एक भाषा दूसरे भाषा में प्रवेश करती है और एक भाषा दूसरे भाषा से निकलती है। लेकिन जब हमने कहा कि जर्मन अलग, ग्रेट लैंग्वेज, फ्रेंच अलग, महान भाषा, और उस आधार पर राष्ट्र बने, तो वो टकराने लगे। आज यूरोप में राष्ट्रवाद खाली फुटबॉल के यूरोपियन कप तक सीमित है, बाकी न तो वीजा है, न पासपोर्ट है, न सेना है। उन्होंने एक साझा संसद बना ली, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी जिला नगर पालिका को भी बड़ी ताकत दिया है। तो उनका नगर पालिका का अलग प्रबंध है, झंडा है, प्रदेश का अलग झंडा है, राष्ट्र का अलग झंडा, और यूरोपियन यूनियन की अलग पार्लियामेंट है। तो इस तरह का एक 4 स्तरीय ढांचा बनाने पर सांस्कृतिक गौरव जो मूलतः स्थानीय होता है, उस गौरव को राष्ट्रीय पैमाने पर विस्तृत करने से एकता तो बनती है, लेकिन अनेकता भी पैदा होती है। तो अब एकता को बचाने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को जगह देते हुए उसको सर्वोच्च शक्ति नहीं दिया है। अब यूरोपियन यूनियन बन गए, यूरोपियन पार्लियामेंट बन गए। भारत ने भी करीब करीब ऐसा ही किया है और यूरोप से पहले किया। हमारी भाषाएं महान हैं, उनका अपना भूगोल है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। बांग्ला भाषियों के लिए एक बांग्ला भाषा का प्रदेश बन गया। बंबई प्रेसिडेंसी में से मराठी और गुजराती के लिए 2 राज्य बन गए। लेकिन उसके बीच में भी अनेकों भाषाएं, कई सौ भाषाएं ऐसी हैं जो भारत की तमाम राष्ट्रीय भाषाओं की लंबी सूची बनने के बावजूद परेशानी में है। मगधी है, मगही है, तुलु है, मुंडारी है, ये भाषाएं, पहाड़ी है, कुमायूनी है। इन भाषाओं का भी अवकाश चाहिए, इनका भी भूगोल है। तो क्या किया जाएगा? तो अंग्रेजी को हटाने के लिए तो भारत की भाषाएं उचित मंच मोर्चा है, लेकिन भारत की भाषाओं के बीच में जो अंतर विरोध है, जो अभी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सामने ले आए प्रोफेसर देवी, उसका भी समाधान करना पड़ेगा। तो जो आपने कहा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता एक सच्चाई होती है, लेकिन वो तुलनात्मक होती है, रिलेटिव होती है, वो इतिहास से निकलती है। अब इतिहास में आपके पक्ष में इतिहास जहां खड़ा है, मेरे पक्ष में इतिहास अशोक के आसपास खड़ा है, उसके बाद का सारा इतिहास मेरे खिलाफ चला जाता है। और जिनका इतिहास अशोक से शुरू होता है, औरंगजेब से शुरू होता है, उनका इतिहास फिर अशोक का कोई काम नहीं है। जिनका इतिहास पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा है, वो फिर मीर जाफर और जयचंद के बारे में कहेंगे कि ये गलत हो गया। जिनका इतिहास भंग से जुड़ा है, या असहयोग आंदोलन से जुड़ा है, या जलियांवाला बाग से जुड़ा है, तो इतिहास और संस्कृति का जो ताना बाना है, उसका बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। उसका राजनीतिकरण करने पर एकता की बजाय अनेकता के खतरे हो जाते हैं। रवि सर अनम्यूट करिए सर, आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। Any other question, please? Any other question? All right. Thank you very much, sir. Looks like you have anticipated all possible questions and answered them in your lecture already. So there were only 2 questions. In any case, we are indeed, delighted to hear your lecture on the subject, and we look forward to more lectures on other subjects from you, definitely. And it has been a pleasure, to see so many participants here for this webinar. I thank everyone for their participation and for their patience. And in particular, I thank the renowned sociologist, thinker, activist, Professor Anand Kumar sir, Thank you. for sparing time for this lecture. My pleasure. My pleasure. With this, we come to an end of this lecture. Thank you, sir. Namaskar. Thank you very much. Namaskar.